हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने फर्स्ट सेमेस्टर बीसीए की पुस्तक गद्य निकष में ललित निबंध भारत एक है, जिसके जो लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम रामधारी सिंह दिनकर का जो जीवन परिचय जान लेते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया घाट है, बेगूसराय जिला, बिहार डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हुआ था। और इनके द्वारा लिखी जो पुस्तकें हैं रश्मि है, उर्वशी है, हुंकार है। और इनको पद्म भूषण की उपाधि 1959 में और ज्ञानपीठ की 1972 में मिली थी। देन इनका जो निधन है 24 अप्रैल 1974 को मद्रास में हुआ था। तो चलिए दोस्तों, हम ललित निबंध देख लेते हैं क्या कहता है। तो यहाँ पे लेखक बता रहे होते हैं कि रोटी और उड़द की दाल तथा रोटी और मांस को देश का राष्ट्रीय भोजन बना दे तो पंजाबी लोग तो मज़े में रहेंगे, लेकिन बिहारी और बंगाल के लोगों का बुरा हाल हो जाएगा। इसी तरह अगर हम यह कानून बना दें कि हर हिंदुस्तानी को चप्पल पहनना ही होगा तो कश्मीर के लोग घबरा उठेंगे, क्योंकि पहाड़ पर चलने वालों के पाँवों में चप्पल ठीक ठाक नहीं चल सकते हैं। पहनावे ओढ़ावे में भी जगह जगह भिन्नता मिलती है और पोशाक के भी जलवायु एवं क्षेत्रीय की सुविधा के अनुसार ही यहाँ तरह तरह की फैली हुई है। मगर विविधता का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं फैली हुई हैं और इनके कारण हम आपस में भी अजनबी के समान हो जाते हैं। उत्तर भारत में तो गुजरात से लेकर बंगाल तक की जनता के बीच संपर्क खूब हुआ है, इसलिए वहाँ भाषा विभेद की कठिनाई उतनी नहीं अखरती। लेकिन अगर कोई उत्तर भारतवासी दक्षिण चला जाए और कोई दक्षिण भारतीय उत्तर चला आए और वह अपनी मातृभाषा के सिवाय अन्य की भाषा नहीं जानता तो वह सचमुच बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। भाषा भेद की यह समस्या हमारी राष्ट्रीय एकता की सबसे बड़ी बाधा है। राष्ट्रीय एकता में पहले यह बाधा थी कि पहाड़ों और नदियों को लांघना आसान नहीं था, मगर अब विज्ञान के अनेक सुगम साधनों के उपलब्ध हो जाने से वह बाधा दूर भी हो गई है। आज अगर देश के एक कोने में अकाल पड़ता है तो दूसरे कोने से अनाज यहाँ तुरंत पहुँचा दिया जाता है। इसी प्रकार पहले जब देश के एक कोने में विद्रोह होता था तब दूसरे कोने में पड़ा हुआ राजा जल्दी से फौज भेजकर उसे दबा नहीं सकता था। विद्रोह की सफलता से देश की एकता टूट जाती थी, लेकिन आज तो देश के चाहे जिस कोने में विद्रोह हो, हम दिल्ली से फौज उसे तुरंत दबा सकते हैं। प्राकृतिक बाधाएं खत्म हो गई हैं। यही कारण है कि आज हमारी एकता इतनी विशाल हो गई है, जितनी विशाल रामायण, मौर्य और मुगल जमानों में भी कभी नहीं हुई थी। अब भी जो क्षेत्रीय जोश था या प्रांतीय मोह बाकी है, वह धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि इस जोश को पालने वाले प्राकृतिक बाधाएं अब शेष नहीं है। मगर भाषा भेद की समस्या जरा कठिन है। उसका हल अभी तभी निकलेगा जब हिंदी भाषा का अच्छा प्रसार हो जाएगा। सौभाग्य की बात है कि इस दिशा में काम शुरू हो गए हैं और कुछ समय बीतते बीतते हम सब इस बाधा पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। समेटकर भारत को एक संपूर्ण देश बनाने का काम भी हमारे भूगोल ने किया है। पहाड़ों और समुद्रों में घिरे हुए इस विशाल देश से जो भौतिक मौलिक एकता का भाव है वह हमारे भूगोल की देन है। भीतर से कुछ कुछ बटा हुआ और बाहर से बिल्कुल एक। भारत की एक विशेषता बहुत पुरानी है। वह यह ठीक है कि प्रांतीयता के जोश में आकर कोई क्षेत्र राष्ट्र की एकता से अलग होकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम करने के लिए तब कोशिश करते रहते हैं। मगर यह भी ठीक है कि सारे देश को एक छत्र शासन चक्रवर्ती राज के अंदर लाने का सपना भी यहाँ बराबर मौजूद रहा। देश की इस मौलिक एकता के भाव ने प्रांतीयता के सामने कभी भी हार नहीं मानी। आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि देश में राष्ट्रीयता और प्रांतीयता के बीच बराबर संघर्ष चलता रहा। कभी तो ऐसा भी हुआ कि किसी बलवान राजा के अंदर देश एक हो गया, और कभी ऐसा भी हुआ कि एकता में कहीं न कहीं पर प्रांतीयता ने छेद कर दिया और फिर उस छेद को भरने की कोशिश की जाने लगी। प्राचीन भारत में चक्रवर्ती सम्राट कहलाने के लिए यहाँ के राजे अक्सर बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ा करते थे, मगर इन लड़ाइयों के भीतर सिर्फ यही भाव नहीं था कि राजे
अपना प्रभुत्व फैलाना चाहते थे। कुछ यह बात भी थी कि इस देश की भौगोलिक परिस्थिति ही सारे देश को एक देखना चाहती थी और भौगोलिक परिस्थिति की इसी प्रेरणा से देश के सभी बड़े राज्य इस बात के लिए उद्योग खड़ा कर देते थे कि सारा देश उसके अंदर एक हो जाए। भूगोल ने भारत की जो चौहद्दी बांध दी थी उसके साथ दस्तदाजी करने की कोशिश कभी भी कामयाब नहीं हुई। सीमा के बाहर की दुनिया से भारत को अलग रखकर उसे भीतरी एकता के सूत्र में बांधने की प्रेरणा यहाँ के भूगोल की सबसे बड़ी शिक्षा रही है और इसी प्रेरणा के कारण वे लोग बराबर असफल रहे जो देश के भीतर के किसी भाग को प्रांतीयता के जोश में आकर स्वतंत्र राज्य का स्वरूप देना चाहते थे। भारत का कोई भी भाग समूचे भारत से अलग जाकर स्वतंत्र होने की चेष्टा करे, यह अस्वाभाविक है। इसी तरह यह भी अस्वाभाविक है कि हम दुनिया के किसी हिस्से को भारत के साथ बांध रखने की कोशिश करें और जो भारत की चौहद्दी से बाहर पड़ता है आगे और जिसे भारत का भूगोल अपने भीतर पचा नहीं सकता। दुनिया के हिस्से को काटकर उसे भारत के साथ मिला रखने का काम उतना ही अप्राकृत साबित हुआ जितना कि हिंदुस्तान के किसी अंग को काटकर उससे अलग जिंदा रखने की कोशिश। मौर्यों ने एक समय कंधार अफगानिस्तान को भारत में मिला लिया था, लेकिन कंधार भारत में रखा नहीं जा सका। यूनानियों ने पंजाब को काटकर कंधार में मिला लिया था, मगर उनकी भी कोशिशें बेकार हुई और पंजाब भारत में वापस आ गया। महमूद गजनवी ने काबुल में बैठकर भारत पर राज्य करना चाहा, लेकिन इस अस्वाभाविक कार्य में उसे सफलता नहीं मिली। पठान बादशाहों ने दिल्ली में बैठकर पश्चिमोत्तर सीमा के पार की जमीन पर हुकूमत करनी चाहिए, मगर वे भी नाकामयाब रहे। सिंधु पर जब मुसलमानों ने पहल कब्जा किया तब वे भी चाहते थे कि सिंध ईरान का अंग रहे और वे ईरान से ही उस पर हुकूमत चलाए, लेकिन यह भारत के भूगोल के खिलाफ बात थी, इसलिए उनकी कोशिशें भी बेकार हुई। असली बात यह है कि जैसे दुनिया के और भी कई दुनिया से अलग और अपने आप में पूर्ण है, वैसे ही प्रकृति ने भारतवर्ष को भी एक स्वतंत्र देश के रूप में सिरजा है, जो भारत से अलग और जो दुनिया से अलग और अपने आप में पूर्ण है तथा जिसके भीतर बसने वाले सब लोग भारतीय हैं। तो दोस्तों, आपको ये निबंध आप बताइए, मैंने पूरा तो एक पढ़ दी हूँ। एक्सप्लेन में यही है कि हम सब एक साथ मिलकर रहें। यह भारत की विशेषता है कि सब मिले हुए अलग अलग लोग भी एक साथ मिलकर रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये निबंध कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।